बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में मौज़ूआत तो दो हैं, लेकिन जो इब्तिदाइया में आपने मोन्टाज मुलाहिज़ा फरमाया इससे आप समझ गए होंगे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले कराची में एक और नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 बरस बताई जा रही है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। ये पूरा वाक़या जब हमारे सामने आया है तो यकीन माने कोई ना माने, मैंने जब इनके दादा दादी की बातचीत सुनी तो मैं तो लरज उठी कि किस तरह से एक छोटी सी बात पर, यानी मोटर बाइक को गलत तरीके से लहराकर चलाने पर तल्ख कलामी हुई और बात इतनी बढ़ी कि ये लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा। जिस लड़के के साथ इसकी मैं तो उसको आम जबान में, अगर लड़कों की जबान में बात करें तो कहते हैं मुंह मारी हो जाती है या बात खराब हो गई, गालम गलोच हो गई, तो वो अपने बकिया भाइयों के साथ 35-33 लड़कों को लेकर इस लड़के जजलान के पास आया, गोली मारी और ये जा वो जा। हसनैन नामी लड़का जो बताया जा रहा है वो गिरफ्त में। ये इनकी दादी हैं और इनके वालिद साहब, जजलान के वालिद साहब का जो एक्सीडेंट से इंतकाल हो चुका है, वो यतीम बच्चा था। मैं ज्यादा बात की तमहीद इसलिए नहीं बांधना चाहती कि ये मुझे लगता है कराची की किस्मत में लिख दिया गया है। ये जो बहरिया टाउन की टेरिटरी के अंदर हुआ है, ये तो हाई फाई सिक्योरिटी एरिया है। बताया जाता है कि अगर कोई परिंदा भी अंदर जाता है तो सीसीटीवीज में आ जाता है। 35 लोगों का जत्था एक जगह जा रहा था, एक लड़के को फायर करके मार दिया गया। वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, असलहा बासानी वहां पर पहुंचाया गया। कितने टूल से निकल के वो वहां तक पहुंचा, कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर इन लड़कों की जिन्होंने ये सारी हरकत की है उनकी तस्वीर मौजूद है जिसमें वो देखे जा सकते हैं कि वो असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौजू पर मुझे आज बात करनी है, फिर ज़रा पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं इस पर तज्जिया लेंगे आज ही के प्रोग्राम में। लेकिन मुझे इस वक्त तकलीफ के साथ मैंने उनको जहमत दी है जजलान की वालिदा को, उनसे जानने के लिए, क्योंकि अब तो उनका बेटा दायरे ज़िंदगी की बाजी हार गया। छोटी सी बात पर मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि हम किस शहर में रहते हैं कि ज़रा सी किसी से तल्ख कलामी हुई नहीं, रिवॉल्वर आपके पास होती है और आप ठाई ठाई करके मार के चले जाते हैं। एक लड़का अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, एक घर वीरान हो गया। इस वक्त जजलान की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बात और सवाल क्या करूँ मैं उनसे, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल जजलान की वालिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया इस तकलीफ के वक्त में भी। मैम, मुझे जो मेरे पास मालूमात ये कि एक छोटी सी बात पर तल्ख कलामी हुई थी, क्या वाकया है, थोड़ा सा आप बता सकेंगी हमारे नाजरीन के लिए? वालेकुम अस्सलाम। बस यही है कि मेरा बच्चा स्टडी करने गया था, दोस्त आए थे वहाँ से और उसने कहा मामा मैं बस खाना खाऊंगा और उसके बाद जो है हम लोग बाहर स्टडी करेंगे रात में वहाँ पर। और लोग निकले वहाँ से खाना खाने, तो यही जो लड़के हैं जिनका आ रहा है सोशल मीडिया पे, इन्होंने कि गाड़ी के आगे आके गाड़ी जिगजैग चलाई है। उससे मना किया कि भाई तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे, तमीज से गाड़ी चलाओ। अब वो पता नहीं किस तरह की उनके वालिदैन की तरबियत थी, वो किस तरीके के लोग थे, उन्होंने जो है वो अपने और भाइयों को बुला लिया, वो लोग आ गए और उन्होंने जो मतलब फायर कर दिया उनको चारों तरफ से। आप खुद बताइए ये किस तरीके का माशरा हो गया, किस तरीके के लोग हैं कि इस तरीके से मतलब सरेआम गोलियां मार के चले जाते थी छोटी छोटी बातों के। अल्लाह ताला आपके दुख का मदावा करे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको कॉल पे लूं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी और लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। एक माँ की गोद उजाड़ के चले गए मेरी जवान बच्ची को मार के बेटा जी। मोहतरमा, मैं यकीन करें मेरे पास सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना बहुत तकलीफ से ये सवाल कर रही हूँ, मुझे बहुत माजरत दीजिएगा, लेकिन ये खबर आ रही है कि क्या आपके बेटे के खुदा ना खास्ता जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत सीधा साधा था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था बस वो। और अब जो मामलात पहुंचे हैं इनमें से कितने लड़कों की गिरफ्तारी हुई है? एक तो हसनैन की गिरफ्तारी हो गई, उनके 2 भाइयों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अभी सिर्फ हसनैन की हुई है और उनके वालिद साहब को भी पकड़ा है। अच्छा, और तफ्तीश तो जारी है, अभी कॉपरेट भी कर रही है पुलिस। आपके साथ पुलिस कोऑपरेट कर रही है? आप मुतमईन है तफ्तीश से? जी अल्लाह का शुक्र, जी अल्लाह का शुक्र है, हमें पुलिस कोऑपरेट कर रही है। उनके वालिद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपने उनके वालिद साहब से आपके घर वालों में से किसी की बराह रास्त बात हुई कि आपके बच्चों ने कि हमारे घर के साथ क्या किया है? कोई इस तरह का मकालमा हुआ आपका?
जी आज जाएंगे बात करने, पुलिस ने आज बुलाया है, थाने से फोन आया है, तो जाएंगे आज बात करने। ये मुझे बता पाएंगी आपके अजलान के अलावा आपके कितने बच्चे हैं? और मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी और है। अच्छा, ये जो पूरा वाकया है, आपके हस्बैंड का भी इंतकाल हो चुका है, उनका इंतकाल एक्सीडेंट में ही हुआ था? जी उनके इंतकाल को 10 साल हो गए, एक्सीडेंट ही हुआ था जी उनके इंतकाल को। अच्छा, तो ये जो सारा वाकया हुआ है, इस सब के बाद आप लोगों को क्या इत्तला मिली थी कि गलती उन्हीं लोगों की थी या अजलान ने ज्यादा कोई हाथ वाथ उनको मार दिया था या ज्यादा बदतमीजी की थी? नहीं, उसके तो दोस्तों को, मतलब दो गाड़ी में ये बच्चे थे, तो पीछे वाली गाड़ी के जो दोस्त थे उसके, तो उनको वो लोग मार रहे थे, मतलब दूसरे। अच्छा, तो उसने कहा चलो मैं तो उसकी जान बचा के निकलूं, बस उसने अपनी गाड़ी जैसी भगाई है, इन्होंने पीछे से स्ट्रेट फायर किया उसके ऊपर, उसके ना सर में आके गोली लगी है। ओके, अब आपका मुतालबा क्या है मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा मुतालबा यही है कि इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला सज़ाए मौत दे, और एक माँ कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। उनको सजाए मौत देनी चाहिए कि आइंदा कभी किसी माँ की गोद ना उजाड़े, और उन वालिदैन को भी सजा देनी चाहिए जो इस तरीके की, जिन्होंने अपनी औलादों की तरबियत के लिए वो खुलेआम असला लेके फिर रहे, खुलेआम लोगों को मारते फिर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया खातून, आपने हमसे बात की। जजलान की वालदा मुझसे बात कर रही थी और ज़ाहिर उनके लिए तो ये बड़ा कर्ब का वक्त है कि उनका जवान जहान बेटा उनकी आंखों के सामने, जिसको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, एक छोटी सी बात पर ज़िंदगी की बाजी हार गया। लेकिन ये प्रोग्राम या ये सेगमेंट तो मैं ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन वादा रहा कि ये जो दंदनाते हुए शहर में असलहा लेकर घूमते हुए नौजवान हैं, इस पर पूरा एक प्रोग्राम हम करेंगे। असलहा कैसे मिल जाता है, आप लोग अब सोशल मीडिया पर, मैं हैरान हूँ इन लड़कों की तस्वीर देख देख कर कि इनके पास असलहा मौजूद है, इनके घर वालों को नहीं पता। ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ऐसा है तो फिर वाकई इनकी वालदा जजलान की बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि इनके वालिदैन की भी सरजनिश होनी चाहिए, उनकी तरबियत पर सवाल उठता है। लेकिन इस मुआशरे में और कितने जजलान मरने हैं, इसका फैसला भी हमने करना है। ये जो टेरिटरीज बनाई गई हैं, बहरिया टाउन जैसी, जहां कहा जाता है बड़ी हाई फाई सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है। दंदनाते हुए लोग आते हैं और मार मोर के चले जाते हैं। यहाँ ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे जाते हुए कहा था कि ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र डाल लेते हैं। ऑडियो लीक्स का मौसम एक मरतबा फिर हमें दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रात एक ऑडियो लीक हुई जो कि मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब की थी, जिनको ज़ाहिर बिजनेस टाइकून कहा जाता है। इसमें कहा यह जा रहा था कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो बातचीत के लिए आमादा हैं, कई टेक्स्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि अब तो मामला ख़त्म ही हो गया है। आज एक और ऑडियो लीक आई जिसमें मरियम नवाज साहिबा ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि मैं मीडिया मैनेज कर रही हूं और अगर मेरी बात नहीं समझी गई तो फिर मैं वज़ीर आज़म से बात करूंगी। तो बेसिकली पाकिस्तान की सियासत में हो क्या रहा है, हम वन पेज की बात बड़ी सुनते आए हैं, ये पेज पलट रहा है, वन पेज हो गया है, सब एक ही पेज पर हैं या सब ने अपना अलग अलग पेज निकाल लिया है, शायद ये अहम तरीन नुकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए क्या सिर्फ गरीब ही रह गए हैं? अशराफिया अपनी तमाम तर चीजों पर कमी क्यों नहीं लेकर आ सकती है? वो पेट्रोल प्राइसेस जो दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, जिसकी तनाजुर में 30 रुपए यहां पर भी बढ़ा दिए गए, तो अशराफिया अपने पेट्रोल के जो जिस भी मद में उसको मिलता है वो वापस करे सरकार को। क्या ये सब मुमकिन भी है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो आज मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं। अम्मार मसूद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज हैं, वेलकम करती हूं उनको शो पर। और यह मकबूल जान साहब, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी निगाह है। और ये मकबूल जान साहब, आपकी इजाज़त से अम्मार मसूद साहब के साथ ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किए लेते हैं और जान लेते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का ये नया मंजरनामा हमें कहाँ ले जाकर रोकेगा। अम्मार मसूद साहब, मामला बहुत हैं, पहले तो ये फरमाइएगा, ये ऑडियो लीक का मौसम जो है ये पुराना मौसम है या इसकी नई चाल दिख रही है आपको? देखिए, जो आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की जो ऑडियो है उसके बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये वो ऑडियो है जो तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले
की कॉल के हवाले से है। मरियम नवाज की जिस ऑडियो का आप जिक्र कर रही हैं, मैंने वो सुनी नहीं, लेकिन उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो अपनी पार्टी का मीडिया मैनेज कर रही थी और उसके हवाले से कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जो मेरे ख्याल में किसी भी शख्स को जो अपनी पार्टी का लीडर है वो अपनी पार्टी का मीडिया किस तरह मैनेज करता है ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर कोई चैनल बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करता है तो वो पार्टी फंड से दे रही है, उनका हक बनता है कि वो जिस मर्जी चैनल को दे। दूसरी जो इमरान खान और आसिफ जरदारी की ऑडियो आई है, ये अभी उसकी पहली किस्त आई है। अच्छा। इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान साहब के दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो अवाम के सामने रखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं, और तालियां बजवा के बड़े खुश होते हैं कि अगर मैं IMF से कभी कर्जा लिया तो मैं खुदकुशी कर दूंगा। तालियां बज के मीडिया हाइप क्रिएट होगी। हम थोड़े देर से के बाद देखते हैं इमरान खान दौड़े फिरते हैं कि IMF से माहिदा हो जाए। एक तरफ इमरान खान कहते हैं मैं अमेरिका के खिलाफ जो हूँ, पता नहीं जहाद करने लगा हूँ। दूसरी तरफ अमेरिका से जब वापस आते हैं तो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। एक तरफ कहते हैं मुझे महंगाई का बहुत दुख है, दूसरी तरफ जो है कीमतों में उसी रफ्तार से इजाफा होता रहा और उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम हमें अखलाकियात सिखाता है और अगले ही जुमले में वो अपने मुखालफिन को गालम गलोच का शिकार करना लग जाते हैं। ये 2-3 मिसालें हैं, ऐसी बेशुमार मिसालों से इमरान खान साहब की ज़िंदगी और उनकी सियासत भरी हुई है। अभी जो मज़ीद चीज़ें जो आने वाली हैं उसमें आप देखिएगा कि देखिए अभी ये तहरीक अदम एतमाद से पहले क्या कह रहे थे। एक तरफ ये कह रहे थे कि मैं बड़ा खुश हूँ कि तहरीक अदम एतमाद आ गई है, इन्होंने तो मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। दूसरी जानिब आप देख लीजिए इस ऑडियो से क्या पता चल रहा है, सारा दिन मलिक रियाज को मैसेज करते रहे कि किसी तरह पैचअप करा दें। और इसका जो सेकंड एपिसोड आएगा तो उससे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान साहब किस तरह की दो रुखी इख्तियार करते हैं, अवाम के सामने कोई और चेहरा रखते हैं और असल में वो कुछ और चीज़ है। जिस तरह आज आपने, जी आप प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल अमर साहब, आपका नुक्ता आ गया, दो चेहरे हैं और जाहिर जो पहले कहते हैं फिर उससे यू टर्न तो कहा ही जाता है खान साहब को। लेकिन और या मकबूल जान साहब, आप फरमाइएगा कि सर ये जो अभी तक का सियासी मंजरनामा है इसमें तो सारे ही लोग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी सबको ही कुर्सी की फिक्र है, अवाम की फिक्र तो किसी को नहीं है। इमरान खान साहब अगला मार्च लेकर दोबारा इस्लामाबाद की जानिब गामजन होना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पूरी तरह तैयार बैठी है। वो कहती है, आज भी मरियम नवाज साहबा फरमा रही थी कि आ जाएं, आपको बैठने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे हालात में कैसे चलेगी सियासत? देखिए, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, मरियम नवाज साहब की जो पहली वीडियो थी, जी ऑडियो थी जो लीक हुई थी, जी सर, अमार मसूद साहब मेरे दोस्त हैं, वो पार्टी के इश्तिहारात के थे। पार्टी के इश्तिहारात तमाम चैनल्स को दिए जाते हैं। पहली बात तो यह है कि मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं 1 साल शहबाज शरीफ साहब का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा और मुझे सब पता है कैसे मैनेज होता है, कौन करता रहता है। तो पार्टी के इश्तिहारात ARY को भी दिए गए थे। कोई पार्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकती अपने मुखालिफ या ना मुखालिफ को, सही बात है। वो गवर्नमेंट के इश्तिहारात थे और ये सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के कम से कम ब्यूरोक्रेसी के एक एक बंदे को पता है कि मरियम नवाज साहब का सेल कौन से इश्तिहारात देता। नहीं तो आप किसी भी रिटायर्ड सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को बुला के पूछ लीजिएगा, जिसका ज़मीर जिंदा है वो बता देगा कि कौन इश्तिहार देता था और कौन मैनेज करता था। कोई अदर में शम्स बात है, कोई इसके अंदर दूर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात, जहां तक अव्वल तो मैंने तबसरा नहीं किया करता, दूसरी बात जहां तक है कल जब आएगी तो कर लेंगे किस किस्म की है। जो अभी वीडियो है, ऑडियो है जी, थोड़ा बहुत जिंदगी में क्राइम के साथ इसलिए ताल्लुक है कि मैं को 9 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ और ये सारे फोरेंसिक जितनी चीज़ें मेरे सामने गुजरती रही हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट 25-30 कत्ल के केसेस डिसाइड किए हुए किए हुए हैं। इसके अंदर मुकम्मल तौर पर कोई एविडेंस, जब देखो ना इमरान खान की गुफ्तगू तो हम कहें कि खान साहब आप कर रहे हैं गुफ्तगू, आप पता चल रहे गुफ्तगू एक और बंदे के, मैं कहूँ जी सना हाशमी ने मुझे कहा है कि जनाब अम्मार मसूद साहब तशरीफ लाएं और आप बुला भी ना रही हो सना आदमियों को और अम्मार मसूद साहब को इसके अंदर, तो आप या तो मेरी आपके अम्मार मसूद के आपस की गुफ्तगू तब तो हम कोई बात करें। एक तीसरा आदमी यूरोप का ऐसा आदमी कि जिसका कोई पूरा बाजार गर्म है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें ना क्यों गर्म नहीं होगा। आप आज पाकिस्तान के अखबार उठा लीजिएगा, पाकिस्तान के अखबार में आपको आधा सफे के मुस्तकिल गवर्नमेंट के इश्तिहारात मिल रहे हैं।
पाकिस्तान के टीवी चैनल उठा लीजिएगा, किसी दिन आजादाना तरीके से बैठ के मेरे साथ बंदा तबसरा कर ले कि ये कितने पैसे के इश्तेहार जा रहे हैं और बाकी के भी कर ले, तो कैसे ओ भाई पैसा जाता है तो बोलता है। हम तो मीडिया का बंदा, हमें पता है, बोल रहा है सारा कुछ ठीक, उसको छोड़ दें, सारी चीजों को छोड़ दें। असल मसला ये है कि जो कुछ हुआ इससे पहले इस सारे सिनेरियो के अंदर जी, एक लॉन्ग मार्च हो गया जी, ठीक है। उस लॉन्ग मार्च में एक बात, 3 चीजें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर तय हुई। एक बात ये तय हुई कि इस पाकिस्तान के अंदर गाली ये दी जाती थी कि बर्गर क्लास जो है ये मार नहीं खा सकते, ना ये आंसू देख सकती है, ना ये जनाब सोनियां खा सकती है, ना ये पुलिस की एट्रॉसिटी दे। मैं गुज़श्ता 3 दिन से वीडियोस देख रहा हूं जो वायरल है जी, मैं कसम से रात को सो नहीं सकता हूं। मतलब कौन कौन सा बंदा है, कौन कौन सा शायर है जिससे आंसू नहीं पाए। मैं नोची गिलानी के ट्वीट पर क्या शायरा है, मैं हमारी शगुफ्ता एजाज के देख रहा, बाकी लोगों के देख रहा, नींद नहीं आ रही किसी को। आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रियम्पशन की बुनियाद के ऊपर किसी को मारा जा सकता है? जिंदगी भर हम इन जुलूसों को देखते आए हैं। एक आदमी का प्रीवियस बिहेवियर बताता है कि वो क्या करने वाला है आगे, ठीक। एक आदमी 6 जलसे कर चुका है, सारा कुछ करता है, इसी जगह पे जलसे होते रहे ना सारा कुछ। अगर आप ये कहते हैं कि उसने कहा था मैं कत्ल कर दूंगा, मौलाना फजल रहमान रिकॉर्ड के ऊपर हैं, हम तुम्हें उतार देंगे, जब वो धरना लेके आ रहे थे रिकॉर्ड के ऊपर है कि हम तुम्हें प्राइम लॉ से निकाल देंगे, मेरे तैयार, बिलावल भी तैयार। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो दिन गुजरा है ना लॉन्ग मार्च का, ये मेरा ख्याल है औरिया मकबूल जान साहब की ऑडियो का कुछ इशू आया, लेकिन हमारे साहब मैं आपसे जवाब लेते हुए फिर आगे ब्रेक की तरफ चली जाती हूँ। सर मामला ये है कि एक तो औरिया मकबूल जान साहब ने जो पॉइंट दिया कि 2 लोगों के माबैन गुफ्तगू है, यानी मलिक रियाज बात कर रहे हैं और आसिफ जरदारी बात कर रहे हैं, जिसके लिए बात हो रही है वो तो ऑडियो लीक में है ही नहीं, यानी इमरान खान। ये तो बड़ा आसान औरिया साहब ने हल कर दिया। अगर वो समझते हैं कि ये कोई उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, कोई फ्रॉड है, इमरान खान को फौरी तौर पर तमाम चैनलों को जिन्होंने वो ऑडियो लीक्स चलाई है, तमाम अखबारात को जिन्होंने मेन सुर्खी लगाई है, और सोशल मीडिया पे जितने लोगों ने वो ऑडियो लीक की है उनको सू कर देना चाहिए, और इससे वो अरबों रुपया कमा सकते हैं। वो स्टेज पे आए, अभी आके ऐलान करें कि ये जाली है, ये मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे खिलाफ साजिश है और इसके खिलाफ मैं मुकदमा कर रहा हूँ। आजकल अदालतें आपको पता है रात को भी खुल जाती हैं और दिन को भी खुल जाती हैं, तो फौरन अदालत में जाएं और उनसे कहें कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश की गई है, इसमें मेरा तो जिक्र ही नहीं हो रहा और मैंने तो कभी इस तरह की बात की नहीं, मैं तो जरदारी साहब से पैचअप का कह ही नहीं रहा था, तो ये मेरे खिलाफ साजिश है, फौरन सू कर दें। नहीं करें, ठीक है। मैं हमारे साथ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आ जाऊं तो फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट यहां तक तो पहुंच गया है कि अगर आपके खिलाफ ये बात आई है तो जाहिर है फिर आपको कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत तो अपनी चाराजोइयों में लगी हुई है, आवाम की क्या किसी को फिक्र है भी या नहीं? और अगर ये मामला ऐसे ही चले तो इस सब की रस्साकशी के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि रियासत को नुकसान पहुंचे। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और मुझे ज्वाइन किया हुआ है अमार मसूद साहब, सीनियर तज्जियाकार, और ये मकबूल जान, आप भी यकीनन सीनियर तज्जियाकार हैं। दोनों शख्सियत का एक मरतबा फिर शुक्रिया। अमार साहब, अब ये सवाल उठ रहा है, अभी मरियम बीबी भी जलसे में कह रही थी मानसहरा के अंदर कि इमरान खान साहब पेशावर जाकर के बैठ गए हैं, उनको अपनी गिरफ्तारी का डर है। आप समझते हैं कि ये हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी, और अगर करेगी तो फिर इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? इमरान खान साहब क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते? शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, मरियम नवाज गिरफ्तार हो सकती हैं, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हो सकते हैं, खुर्शीद शाह गिरफ्तार हो सकते हैं, आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो फिर इमरान खान कौन से ऐसे लाट लें? कोई चीज़ उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो ज़रूर उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा। बिना सबूत के, अलबत्ता इंतकामी सियासत के तौर पर नहीं करना चाहिए। अदालतें अगर फैसला दें जो
इम्कानात हैं कि ये माशरे में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, इस्लामाबाद में बलवे की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तकरीर के बाद इस्लामाबाद के दरख्त जलाए गए, मुल्क का दारुल खिलाफा नजर आतिश कर दिया गया, तो फिर इस्लामाबाद फिर इन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब अब KPK से निकलते नज़र आ नहीं रहे, इसलिए कि वो सारी KPK हुकूमत की सारी सहूलतें इंजॉय कर रहे हैं। आज खबर ये मिली है कि उन्होंने अपनी अहलिया को भी, बुशरा बीबी को भी हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ बुलवा लिया है। और अब KPK से इमरान खान को निकालने के लिए एक ही तरीका है कि पहले आप किसी तरह तहरीक अदम एतमाद लाएं KPK हुकूमत के खिलाफ, वो हुकूमत तब्दील हो, तब इमरान खान साहब पहुँचेंगे। देखिए, ये डुअल फेसेस की बात हो रही है ना। वैसे तो इमरान खान ने कैसा दलेर जरी जवान वाला चेहरा रखा हुआ है, लेकिन और किस तरह वो बेबाकी से दूसरे अपोजिशन लीडर्स को, जब वो हुकूमत में थे, जेल में भेड़ बकरियों की तरह घुसेड़ते रहते थे, तो अब जब अपनी बारी आई है तो KPK में छुप के गए हैं। वो लोग तो साल डेढ़ साल जेलों में बसर करके आ गए हैं। इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक रात जेल में गुजार सके। लेकिन अमार साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, कतई कलामी नहीं करना चाहती मैं आपकी, लेकिन इसका मकसद है कि मौजूदा हुकूमत को करप्शन के हवाले से, तो इमरान खान साहब के हवाले से कोई चीज हाथ ना लग सकी ताहाल, और अगर होगी तो आपने कहा कि वो जो इंतशार और हेट स्पीच और बाकी सारा कुछ है, शायद यही उनके ग्राउंड्स होंगे। इसको डिबेट को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आर्या मकबूल जान साहब, आप फरमाइएगा सर, जिस लबो लहजे के साथ इमरान खान साहब उतर कर सियासत कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि ये मौजूदा हुकूमत पर इतना दबाव डाल पाएंगे कि वो इंतखाबात करवा लें जिस डेट को वो इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, उमर मसूद साहब ने बड़ी मज़ेदार बात कर दी 12 बजे डालते, कोई बड़ा आज का रिटॉरिक। मुझे पाकिस्तान में लाइबल को एक कानून बताते हैं कि जिस कानून के तहत किसी को रिलीफ मिलती हो 70 साल के अंदर। मेरी अदालत में एक केस चल रहा था मीर खलील रहमान ने के खिलाफ, या बख्तियार साहब ने किया था। 88 में मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था। 7 साल हो गए तो उस केस को चले हुए, और आज तक वो चल रहा है। ज़ेबा बख्तियार उसको फॉलो कर रही है कि उनके खिलाफ एक बात की गई थी। लाइबल का कानून एक दफ़ा पढ़ लें। मेरे अपने खिलाफ एक विलफुल कंपेन चली थी, मैं कभी नहीं गया, मुझे पता है इस पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर तो इमरान खान साहब का नाम ही नहीं है, खान साहब का हुआ। और वो एक बड़ा शानदार उसका शेर है, उर्फी तो मैं देश से गौर रकीबा आवाज़ सगा कम न कुन दरस का गदारा। तो इमरान खान साहब को तवज्जो नहीं करनी चाहिए जिस चीज़ में को मामला नहीं करना। अब आते हैं इस मामले के अंदर। पहली बात तो ये है कि लंदन जाके भागने से बेहतर है कि बंदा पेशावर में यू आर बेसिकली ए फ्यूजिटिव ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान। अपने वालिद साहब के बारे में कह दें, और पहली बात यह है कि पाकिस्तान की अदालत के भगौड़े हैं वो। इमरान खान साहब को अभी तो कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात यह, जहां तक हेट स्पीच का तल्लक है, तो पाकिस्तान में बचता कोई नहीं फिर हेट स्पीच में। कोई एक लीडर निकाल ले, मसला समझ जाए कि रवैया और बिहेवियर कैसा रहा है। एक बात तो यह है कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान से लेके अब तक तमाम जगह पे बैठ के अपनी उसको मैनेज करना है। मौलाना महमूद अल हसन जब तहरीक खिलाफत चल रही थी, वो मदीना में थे, वहां पर अबुल कलाम आजाद जैसे लोग छुपे रहे। इवन ये कि पूरे के पूरा कांग्रेस की लीडरशिप हुई होती थी कि हमें किस तरीके से बाहर आना है और कैसे करना है, ये कोई रवैया नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि आप जाफर जरदारी हो, मरियम नवाज हो, या करप्शन केसेस में आए हैं। या तो आप कहें पाकिस्तान की अदालतें झूठ बोलती हैं, पाकिस्तान की अदालतों ने केस नहीं किया, या तो उनको पाकिस्तान की अदालतें क्लियर कर दें और या मकबूल जान को कोई इतराज नहीं है। सजा मरियम नवाज भी सजा याफ्ता हैं, अपना अब्बासी को भी करप्शन केसेस के अंदर, आसफ जरदारी साहब का भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई इमरान खान के पास एक पॉलिटिकल केस है, खत्म, केस ले लो, गिरफ्तार कर लो, मैं सबसे पहला बंदा होऊंगा उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। असल मसला यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त अगर खराब हुई है तो एक इमरान खान की वजह से नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स गुज़श्ता कई सालों से खराब है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो सोशल मीडिया के जमाने से, आई एम ए विक्टिम ऑफ इट ना, उस सारी मामले का मुझे पता है। मैं
मैं और ये सब इसी कंटिन्यूएशन के साथ मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मुझे एक सवाल और भी पूछना है आप दोनों शख्सियात से, और वो शायद बहुत अहम तरीन सवाल है, लोगों के जहनों में है। अमर साहब, ये जो एक पेज की बात होती है ना, 1 पेज सारे उसी पर हैं, तो अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये पेज अलग-अलग हुए हुए हैं या ये 1 पेज ही है, क्योंकि अब तो लग रहा है कि PMLN का अपना सफ़ा है, वो अपने हिसाब से बात करती है, इमरान खान साहब के तो मुख्तलिफ सफ़ात हैं, और जिनका एक सफ़ा होता है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा कुछ सिस्टम में। देखिए, इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जितनी सहूलत, जितना ताउन इमरान खान की हुकूमत को दिया गया, उतना तारीख में किसी हुकूमत को नहीं दिया गया। मसलन खुद कई दफ़ा ISPR की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसमें कहा गया कि हम 1 पेज पे हैं। हाँ। इमरान खान जब जीते तो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई कि हमने वोटों की ताकत से दुश्मन को शिकस्त दे दी है। इमरान खान साहब जब आए तो फिर बताया गया कि मीडिया ने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है 6 महीने। मीडिया उस दिन का ऐसा सजदे में गिरा कि उसके बाद उठा ही नहीं। हर तरह से इमरान खान साहब की पॉलिटिकल, सेनेट में अगर चेयरमैन का इलेक्शन होना है, बंदे इधर उधर करने हैं तो वो भी मैनेज करके दिया, कोई बिल पास करवाना है तो सब कुछ इन्हें मैनेज करके दिया। अब क्या सिचुएशन है अमर साहब, अब क्या सिचुएशन है? जी, अब सूरत हाल ये है कि ये इमरान खान वाला जो प्लान था हाइब्रिड निज़ाम का, ये 10 साल का। अच्छा, इसमें क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को कि उन्होंने 3.5 साल में इस मुल्क में इतनी तबाही मचाई है कि वो 10 साल का प्लान 3.5 साल पर महदूद हो गया है। और मुझे यूँ लगता है कि जो इमरान खान को लाए थे वो भी खौफजदा हो गए हैं कि ऐसा खौफनाक हमने तजुर्बा किया कि उससे हुकूमत की नाअहली तो जाहिर हुई, उससे हमारी नालायकी भी जाहिर हुई। इससे ना सिर्फ हमारी मईशत कमज़ोर हुई बल्कि इस हद तक कमज़ोर हो गई कि मुल्क की सलामती का खदशा पेश आ गया। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है। अब अच्छा, सुन रहे हैं कि वो लोग जो इस मुल्क में फैसले करते हैं, अगर उन्होंने फैसला किया है कि वो न्यूट्रल रहेंगे तो मेरे ख्याल में इसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। और हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश होती थी कि खुदारा आप लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी यही चीज़ों की बाइंडिंग है। लेकिन और ये मकबूल जान साहब, आप ज़रा दोनों शख्सियात मेरे पास मौजूद हैं इसलिए मुख्तलिफ सवालात लेकर आ रही हूँ। सर, लोग ये कह रहे हैं कि रायवंड जो है अगर उसकी बोली लगवा दी जाए, बनी गाला की बोली लगवा दी जाए, और कुछ जो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग हैं उनसे कहा जाए कि आप अपने मकानात और महल्लात जो हैं वो बेच दें, तो ये जो इंपोर्ट बिल का हमारे सर पर साया मंडला रहा है मुसलसल तेल की मद में, इससे अवाम की जान छूट जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब या बाकी तमाम तर सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी को इस हवाले से इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि अवाम पर बोझ तो कम हो? सर, कब तक अवाम पिसती रहे मईशत के नाम पर? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं इसी तरह की आपने सवाल का जवाब दिया बड़े मज़ेदार तरीके से कि इमरान खान साहब को कौन ले क्या सपोर्ट थी। इमरान खान की ज़िंदगी से सियासत तो निकाल दिया जाए ना तो इमरान खान रहता है। लेकिन नवाज शरीफ की ज़िंदगी से अगर जनरल जिलानी को निकाल दिया जाए तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इत्तफाक फाउंड्री के अंदर भी अपने भाई से कम इफेक्टिव आदमी होते हैं। उनकी हैसियत, इमरान खान की एक हैसियत थी एज अ क्रिकेटर, उसके बाद शौकत खानम और ये सारी चीज़ें 22 साल की जद्दोजहद थी। लाया उसको जाता है जिसको कोई पहचानता ना हो। नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से उठा के जनरल जिलानी साहब ने हमारे सामने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था और लफ्ज बोलना नहीं आता था मसूफ को। हम उस वक्त नौकरी में थे जब हजरत आए थे और मैं उससे तीसरी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर की उसकी स्पीच में था, 15 दफा रिहर्सल कराते थे तब जाके एक सफा पढ़ना मिलता था उसको। और पंजाब में भी लाहौर सिर्फ चंद लोगों के अलावा जानता कोई नहीं था। अगर कोई शख्स ये कहे कि इमरान खान साहब को ज्यादा सपोर्ट मिला है तो ये तारीख के साथ मजाक है। बड़े बड़े लोग थे उस वक्त सियासत के अंदर, क्या क्या लोग थे, नवाब नसरुल्लाह जैसे लोग, खान अब्दुल वली खान जैसे लोग, उसके बाद बेनजीर भुट्टो खुद मौजूद थी उस वक्त, क्या क्या लोग थे। उसके मुकाबले में चौधरी शुजात की फैमिली, चौधरी ज़ोरला ही मौजूद था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके मुकाबले में जब उसको वज़ीर आला बनाया गया था तो आप सोच सकते हैं को क्या डायलॉग किया था जो ज़िया-उल-हक ने मौसूफ के बारे में कहा था कि मेरी जिंदगी भी इनको लग जाए।
तो एक बात कि अब तक सिर्फ इमरान खान को कहा गया ये तारीख के साथ मजाक है, ये ना करें। वो तो 3 साल के लिए यहां आया है ना, यहां तो हालत ये थी कि इस तरह सपोर्ट किया गया कि आईजीआई बना के झोली में रख दी गई कि ये जनाब जमात इस्लामी का वोट भी आपका, ये फलाने का वोट भी आपका, ये सब कुछ इस हद तक सपोर्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि ये जनाब ये फंड है जो बांटा गया, आज निकाले ना जो फैसला है जिसके जी। तो अब ये बात वो चलो 3 साल के लिए अगर 3 साल मान लिया, तो बाकी 30 साल का हिसाब दे दो, उसका भी ले लो 30 साल का। सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल सही है। इसको पाकिस्तान का जुल्म पता क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम को गुमराह किया गया है, गुमराह किया गया है प्रोपेगेंडा में। सच बोलो पाकिस्तान के लोगों के सामने, किस किस को लाया? जुल्फकार भुट्टो को जब उठा साहब, वो अपना साहब, मिर्जा लेके आया था। और ये साहब बात यह है कि ये हकाइक वो हकाइक हैं सर कि मैं चाहूंगी आपसे वादा लेती हूं और अमार मसूद साहब से ऑन एयर वादा ले रही हूं, आप दोनों मेरे प्रोग्राम अगले प्रोग्राम में आएंगे और जरा इन हकाइक पर हम बात कर लेंगे ना कि किसको कौन कैसे कहां लाया। ठीक है, दोनों से वादा रहा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। लेकिन हकाइक इतने ही तल्ख हैं जितने मेरे तज्जियाकार शायद बता रहे हैं, और शायद इससे भी कहीं ज्यादा। आज के प्रोग्राम को करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से लेकर समाज के बिगड़ते हुए हालात पर निगाह रखी जाए। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।